हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर की डीसी एनालिसिस कैसे हम परफॉर्म करते हैं। अब आगे के वीडियोस में आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए एसी एनालिसिस परफॉर्म करना है। बट एसी एनालिसिस आप तभी परफॉर्म कर पाओगे जब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का आपको पता होगा। आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रीवियस सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा बीजेटी एज अ एम्पलीफायर। बच्चों, जब बीजेटी को हम एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं तो उस एम्पलीफायर के उस सर्किट के दो एनालिसिस होते हैं, डीसी एनालिसिस और एसी एनालिसिस। तो बच्चों, एसी एनालिसिस तभी हम कर पाते हैं जब हम उस एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट मॉडल हमें पता होता है। मीन्स बीजीटी का एसी इक्विवेलेंट मॉडल आपको पता होगा, तभी आप एसी एनालिसिस परफॉर्म कर पाओगे। ठीक उसी तरीके से डिफरेंशियल एम्पलीफायर के एसी एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए आपको बीजेटी का इक्विवेलेंट मॉडल, स्मॉल सिग्नल मॉडल जिसे हम कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर का एसी एनालिसिस परफॉर्म करोगे। तो बच्चों, इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आपको ये जो टॉपिक मैंने लिखा है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर या इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ बीजेटी, ये एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं। तो बीजेटी का इक्विवेलेंट मॉडल या एम्पलीफायर का स्मॉल सिग्नल मॉडल के लिए हमें तीन तरह की थ्योरी दी जाती है। फर्स्ट वन इज एच पैरामीटर मॉडल, एच पैरामीटर मॉडल। सेकेंड वन इज, जिसको हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल भी बोलते हैं, सेकेंड वन इज आरई मॉडल, एंड लास्ट वन इज हाइब्रिड पाई मॉडल। हाइब्रिड पाई मॉडल, जिसे बच्चों आर पाई मॉडल भी बोलते हैं, आर पाई मॉडल। तो ये तीन तरह की थ्योरी, तीन तरह के मॉडल एम्पलीफायर सर्किट के लिए दिए जाते हैं। अब इन तीनों में जो पहला मॉडल होता है, जो पहली थ्योरी होती है, वो लो फ्रीक्वेंसी थ्योरी होती है। मींस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए एच पैरामीटर मॉडल को हमें यूज करना होता है, लो फ्रीक्वेंसी थ्योरी। सेकेंड वाला भी लो फ्रीक्वेंसी थ्योरी के लिए अप्लाई होता है। लास्ट वाला जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी थ्योरी के लिए अप्लाई किया जाता है। मींस ऐसे सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, वो हम एम्पलीफायर पे जब अप्लाई करते हैं फॉर एम्पलीफिकेशन, तो उस एम्पलीफायर की एसी एनालिसिस के लिए हमें हाइब्रिड पाई मॉडल, आर पाई मॉडल को यूज करना होता है। तो आर पाई मॉडल इज नोन एज हाई फ्रीक्वेंसी थ्योरी। और शुरू के जो दो हैं वो लो फ्रीक्वेंसी थ्योरी है। अब ये लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी को जरा और गौर से पढ़ते हैं। बच्चों, आप सब जानते हो कि किसी भी कैपेसिटेंस के लिए उसका रिएक्टेंस 1/2 पाई एफसी होता है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, लो मीन्स टेंस टू जीरो है, तो जाहिर सी बात है कि रिएक्टेंस टेंस टू इंफिनिटी होगा। अब रिएक्टेंस टेंस टू इंफिनिटी हुआ है, दैट्स वाई कैपेसिटर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट। कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा फॉर लो फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए सर्किट में जहां जहां कैपेसिटर लगा होगा उसे हम ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे, या हम उस कैपेसिटर को रिमूव कर देंगे। अब कैपेसिटर आता कैसे है? भाई, सब बच्चे जानते हैं कि बीजेटी में दो तरह के जंक्शन होते हैं। एक इमीटर बेस जंक्शन होता है और दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन होता है। इन्हीं जंक्शन का बाइसिंग करके हम बीजेटी को एज अ एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। भाई, सब बच्चों ने पढ़ा होगा कि जब इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होता है, तो उस टाइम बीजेटी जो है एज अ एम्पलीफायर की तरह ट्रीट होता है। अब आप सबको पता होगा कि जंक्शन पे कैपेसिटर फॉर्म होता है।
तो ईबी जंक्शन चूंकि फॉरवर्ड बायस में है, इसलिए बच्चों यहाँ जो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। और कलेक्टर जंक्शन पे जो कैपेसिटेंस फॉर्म्ड होगा उसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ये सब बच्चे जानते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी पढ़ते हैं हम लोग। अब अगर लो फ्रीक्वेंसी थ्योरी हम अप्लाई कर रहे हैं या हम ऐसे सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है, उस केस में इन दोनों कैपेसिटर को ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करना होगा। तो दीज कैपेसिटेंसेस आर एज ओपन सर्किट फॉर लो फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई? लेकिन अगर हाई फ्रीक्वेंसी थ्योरी आप अप्लाई कर रहे हो, मीन्स ऐसे सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाह रहे हो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो फिर आपको ये दोनों कैपेसिटर कंसीडर करने पड़ेंगे। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, फॉर दिस CD एंड CT आर कंसीडर्ड। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आपको CD और CT को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये तो था बच्चों तीनों मॉडल का इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं थोड़ा सा बीजेटी पे। भाई बीजेटी आप सबको पता होगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक लो पास डिवाइस होता है। लो पास डिवाइस मींस, मैं इसको पहले यहां पे लिख देता हूं कि बीजेटी इज अ लो पास डिवाइस। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? लो पास डिवाइस मींस इट अलाउ ओनली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। हमेशा बीजेटी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अलाउ करेगा, लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को प्रॉपरली एम्पलीफाई करेगा। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, फॉर लो फ्रीक्वेंसी बीजेटी या इट एम्पलीफाइज प्रॉपरली। बात समझ गए आप? भाई सब बच्चे जानते हैं कि बीजेटी एक लो पास डिवाइस है, मींस लो पास डिवाइस मींस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अलाउ करेगा। इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को बीजेटी प्रॉपरली एम्पलीफाई करेगा, अगर वो एम्पलीफायर की तरह यूज हो रहा है तो। बात समझ में आई? आप सबने बीजेटी का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखा होगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मींस गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच आपने कर्व देखा होगा। तो उसका कर्व आता है कुछ इस तरीके का। तो इस कर्व से आप क्या समझते हो? ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस कर्व से आप क्या समझते हो कि भाई लो फ्रीक्वेंसी पास हो रही है, मींस लो फ्रीक्वेंसी पे गेन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद गेन क्या हो गया, एटेन्यूएट हुआ है। मींस इस रीजन में, ये जो मैंने एरो से बनाया, इस रीजन में एम्पलीफायर जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा, प्रॉपरली सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। और ये जो रिस्पॉन्स आया है ये लो पास डिवाइस की तरह रिस्पॉन्स आया है, दैट्स वाई बीजेटी इज अ लो पास डिवाइस। बात समझ गए? इसका मतलब अगर हमें बीजेटी से एम्पलीफायर बनाना है तो जाहिर सी बात है कि हमें लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा। अब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा, इट मींस आपको बीजेटी एम्पलीफायर का एसी एनालिसिस करना है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में से कोई एक थ्योरी आप अप्लाई करोगे। बात समझ आई? या तो एच पैरामीटर या आरई मॉडल। आर पाई मॉडल भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप सीडी और सीटी कैपेसिटेंस को कंसीडर ना करो, तो अगर आप कंसीडर नहीं करोगे इसका मतलब जो एम्पलीफिकेशन के लिए सिग्नल अप्लाई किया है वो क्या है, लो फ्रीक्वेंसी का है। तो इसको आप भी यूज कर सकते हो। मींस लो फ्रीक्वेंसी थ्योरी हमें बीजेटी एम्पलीफायर के लिए यूज करना है। और चूंकि बच्चों डिफरेंशियल एम्पलीफायर आप सब बच्चों को याद होगा, लास्ट वीडियो में डिफरेंशियल एम्पलीफायर मैंने बीजेटी से डिजाइन किया था, है ना भाई? कॉमन इमीटर एम्पलीफायर यूज किया था हमने, आपको याद होगा। उसकी आपस में इमीटर टू इमीटर जब हमने कैस्केडिंग की थी
तो हमारा क्या तैयार हुआ था, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो जाहिर सी बात है बच्चों, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए भी अगर हमें एसी एनालिसिस परफॉर्म करना है तो हमें लो फ्रीक्वेंसी थ्योरी को अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ गए? तो यहां से हमको एक कंक्लूजन मिला कि अ लो फ्रीक्वेंसी मॉडल, यहां मैं नोट लिख देता हूं, बल्कि इंपॉर्टेंट नोट, क्या इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि अ लो फ्रीक्वेंसी मॉडल और थ्योरी will be considered as amplifier model गॉट माई पॉइंट? सब बच्चों को इतना तो क्लियर हो गया कि हमें लो फ्रीक्वेंसी थ्योरी, लो फ्रीक्वेंसी मॉडल डिफरेंशियल एम्पलीफायर के एसी एनालिसिस के लिए परफॉर्म करना है। तो अब एक एक थ्योरी को हम बारी बारी से लेके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं बच्चों एच पैरामीटर मॉडल पे, हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल पे। एच पैरामीटर मॉडल, कैसे हम इस थ्योरी का यूज करके बीजेटी को एक इक्विवेलेंट सर्किट से हम रिप्लेस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एच पैरामीटर मॉडल। तो ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय एच पैरामीटर? हालांकि ये आप टॉपिक पढ़ चुके हो थर्ड सेमेस्टर में, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस वाले सब्जेक्ट में आपको टू पोर्ट नेटवर्क एक पढ़ाया गया होगा चैप्टर। तो टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है भाई? भाई ऐसा कोई नेटवर्क जो डबल टर्मिनल का हो और उस नेटवर्क पे एनर्जी अप्लाई करने के लिए या एनर्जी को आउटपुट में लेने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल हो, दैट इज नोन एज टू पोर्ट नेटवर्क। उसे हम क्या बोलते हैं? टू पोर्ट नेटवर्क। यहां देखिए डबल टर्मिनल है, दो टर्मिनल है, और इनपुट के लिए भी टर्मिनल है और आउटपुट के लिए भी टर्मिनल है। तो इस तरह के नेटवर्क को आप क्या कहोगे? टू पोर्ट नेटवर्क। अब उस टू पोर्ट नेटवर्क में हम कई तरह का पैरामीटर पढ़ते हैं एनएएस सब्जेक्ट में। सबसे पहले जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, है ना, आपको याद होगा। फिर एच पैरामीटर आता है, फिर टी पैरामीटर, ना जाने कौन कौन सा पैरामीटर। लेकिन यहाँ हमारा कंसर्न सिर्फ एच पैरामीटर से है। तो बच्चों आप सबको याद होगा कि एच पैरामीटर में यहाँ पे सपोज हमने इस टू पोर्ट नेटवर्क में यहाँ हमने वोल्टेज अप्लाई किया V1, जिसकी वजह से आपको करंट मिला I1, और यहाँ करंट आया I2, और यहाँ पे वोल्टेज अपीयर हुआ आउटपुट में V2। अब यहाँ जो V1 को हम I1 और V2 के फंक्शन में लिखते हैं, I1 और V2 के फंक्शन को, और I2 को बच्चों हम I1 और V2 के फंक्शन में लिखते हैं। बात समझ गए भाई? इनपुट में आपने V1 दिया और करंट I1 दिया, तो आपको आउटपुट में I2 करंट मिला और V2 वोल्टेज मिला। बात समझ रहे हैं आप? तो आप V1 को I1 और V2 के फंक्शन में लिखते हो और I2 को I1 और V2 के फंक्शन में लिखते हो, तो वहां से जो पैरामीटर निकल के आते हैं उसे हम बोलते हैं एच पैरामीटर। अभी हम आगे देखेंगे कैसे पैरामीटर्स निकल के आते हैं। फिलहाल बच्चों ये जो I1 और V2 होता है, शायद आपने पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और V1 और I2 को आप बोलते हो डिपेंडेंट वेरिएबल।
वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल्स। अब V1 की क्या वैल्यू होती है इन द टर्म ऑफ I1 एंड V2? तो सब बच्चे जानते हैं कि V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2। Similarly, I2 is H21 I1 plus H22 V2। बात समझ आई? अब इसमें जो H11, H12, H21, H22 इन सबको हम क्या बोलते हैं? H पैरामीटर्स बोलते हैं। अब बच्चों ये होते क्या हैं, इसको जरा एक बार समझते हैं ये क्या होते हैं। तो यहां मैं दो केस लेके चल रहा हूं। केस वन, भाई हम करते क्या है, बारी बारी से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम डीएक्टिवेट करते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डीएक्टिवेट करने के बाद जो पैरामीटर्स आते हैं उनको हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से पैरामीटर आते हैं। भाई यही तो आप करते हो, आपने टू पोर्ट में पढ़ा होगा कि बारी बारी से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डीएक्टिवेट करना है और देखना है कि कौन कौन से पैरामीटर आप ऑब्टेन कर रहे हो। तो सबसे पहले केस वन में बच्चों हम करते हैं V2 को डीएक्टिवेट, मींस V2 को हम जीरो करते हैं। तो जब आप V2 को जीरो करोगे तो जाहिर सी बात है ये वाला टर्म बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो, और V1 की वैल्यू आ जाएगी H11 I1। तो यहां से बच्चों आ गया H11 की वैल्यू V1 बाई I1। बात समझ में आई? V1 बाई I1। और ध्यान से देखिए V1 बाई I1 है क्या, जरा V1 बाई I1 को देखते हैं हम लोग। V1 बाई I1 वो इनपुट टर्मिनल का इम्पीडेंस है। अगर आप इनपुट टर्मिनल के क्रॉस इम्पीडेंस को आप देखें तो इस टू पोर्ट नेटवर्क का इनपुट इम्पीडेंस क्या कहलाएगा बच्चों, V1 बाई I1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ZI, और H पैरामीटर के टर्म में हम इसको लिखते हैं HI। ठीक है, सब बच्चे जानते हैं ये ZI या HI। ये क्या है भाई, इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस। अब दूसरे इक्वेशन में जब आप V2 जीरो करोगे तो कौन सा पैरामीटर ऑब्टेन करोगे, ध्यान से देखते। जब आप V2 जीरो करोगे तो बच्चों यहां देखो H21 की वैल्यू क्या आएगी, H21 इज I2 बाई I1। अब ध्यान से देखिए I2 बाई I1 क्या है, I2 इज द आउटपुट करेंट, ये देखिए, और I1 इज द इनपुट करंट। तो क्या आप इसको बोल सकते हो करंट गेन? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। दिस इज नोन एज करंट गेन, और इसे हम AI से इंडिकेट करेंगे, या H पैरामीटर के टर्म में HF। HF मींस फॉरवर्ड करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन। भाई करंट गेन के आगे आपने फॉरवर्ड टर्म क्यों लगाया, ये अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। फिलहाल V2 को जीरो करने से हमें दो पैरामीटर मिले। फर्स्ट वन इज H11, H11 इज नोन एज इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द नेटवर्क, एंड सेकेंड वन इज H21, H21 इज नोन एज फॉरवर्ड करंट गेन। बात समझ में आई बच्चों? ये तो केस वन था। अब आते हैं हम केस टू पे। केस टू में हमें दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डीएक्टिवेट करना है। तो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप देखिए क्या है, I1 है। तो I1 को आप जीरो कीजिए, I1 को आप जीरो करोगे तो ध्यान से देखिए I1 को आप जीरो करोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ से H12 की वैल्यू आ जाएगी V1 बाई V2। तो यहाँ बच्चों आ गया H12 इज V1 बाई V2। अभी इसको क्या बोलते हैं थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। दूसरा वाला भी लगे हाथ निकाल लें। यहां से देखिए आप I1 जीरो करोगे तो H22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 बाई V2। तो यहां से बच्चों H22 आ गया I2 बाई V2।
अब जरा देखते हैं ये है क्या। यहाँ देखिए H12 V1 बाई V2 है, तो V1 बाई V2 बच्चों क्या है, इनपुट वोल्टेज अपान आउटपुट वोल्टेज। अगर ये आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज होता तो हम उसको कह सकते थे वोल्टेज गेन, बट ऐसा नहीं है, वो उसका रेसिप्रोकल है। तो क्या आप इसको लिख सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ वोल्टेज गेन? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब रेसिप्रोकल ऑफ वोल्टेज गेन है, इसीलिए इसको हम रिवर्स वोल्टेज गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? रिवर्स वोल्टेज गेन। अब आप समझ रहे हैं मैं फॉरवर्ड यहाँ पे क्यों लिखा? ठीक है, फॉरवर्ड मीन सीधा सीधा हमको गेन, और रिवर्स मीन गेन का रेसिप्रोकल। बात समझ गए? अगर कहीं फॉरवर्ड लिखा है तो आप समझ जाओगे सीधा सीधा गेन लिखा हुआ है, और अगर कहीं रिवर्स लगा दिया इट मीन्स रिवर्स ऑफ गेन। चूंकि ये वोल्टेज का रेशियो है इसलिए रिवर्स ऑफ वोल्टेज गेन, और यहाँ करंट का रेशियो था बच्चों इसलिए करंट गेन। अब इसको एच पैरामीटर के टर्म में HR लिखते हैं। HR मीन्स रिवर्स वोल्टेज गेन। यहां देखिए, इसको जरा देखिए तो ये है क्या भाई, I2 बाई V2। सब बच्चे जानते हैं I बाई V होता है एडमिटेंस, भाई V बाई I इम्पीडेंस होता है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, एडमिटेंस। चूंकि ये आउटपुट टर्मिनल का है, देखिए ना, वोल्टेज भी आउटपुट करंट भी आउटपुट, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज, भाई इसको मैंने कहा कि रेसिप्रोकल ऑफ आउटपुट वोल्टेज, और रेसिप्रोकल ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज नोन एज आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट एडमिटेंस, सॉरी आउटपुट एडमिटेंस, और इसको हम डिनोट करेंगे H0 से। बात समझ में आई बच्चों? तो यहां देखिए चारों पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट कर लिए बारी बारी से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डीएक्टिवेट करके। ठीक है, तो पिछले केस में दो पैरामीटर ऑब्टेन किए हमने, एक इनपुट इम्पीडेंस, दूसरा फॉरवर्ड करंट गेन। दूसरे वाले में हमने ऑब्टेन किया रिवर्स वोल्टेज गेन, और दूसरा आउटपुट एडमिटेंस। ठीक है, तो एक बार मैं इसको समराइज कर रहा हूं फटाफट, आप लोग भी बोलते जाएंगे साथ साथ मेरे। भाई हमने निकाला HI, HF, HR, H0, ये क्या है भाई, इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस। आप यहाँ वीडियो पॉज करके खुद लिखिएगा इनको, तब आप इस वीडियो को रेज्यूम करके देखिएगा। HF क्या है भाई, फॉरवर्ड करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ZI AI, ये क्या है भाई, रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन, रेसिप्रोकल ऑफ वोल्टेज गेन, और ये है बच्चों आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस। बात समझ में आई? और इसे हम डिनोट करेंगे 1/Z0 से। ठीक है, तो ये चार पैरामीटर्स होते हैं H पैरामीटर के अंदर, और ये चारों पैरामीटर कैसे कैसे आए ये हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम फिर से इक्वेशन को अपने लिखते हैं। भाई V1 इक्वल टू क्या आया, V1 इक्वल टू आया H11, और सब बच्चे जानते हैं H11 जो है वो इनपुट इम्पीडेंस है, जिसको हम HI लिखते हैं, HI इंटू I1 प्लस, यहाँ बच्चों H22 क्या आया था, फॉरवर्ड करंट गेन, इसलिए हम इसको लिखेंगे HF, सॉरी रिवर्स वोल्टेज गेन आया था ना। अरे भाई यहाँ V1 था और यहाँ V2 था, आप देखिए ना, यहाँ पे V1 यहाँ पे V2। चलिए मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसे लिखूंगा इसको, एक बार आप भी समझ लीजिए। आप एक काम कीजिए, पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिख लीजिए, V1 I1 V2, और दूसरा इक्वेशन था I2 इक्वल टू, इसमें भी I1 था प्लस
इसमें V2 था। अब जरा देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। यहाँ देखो बच्चों V1 बाई I1, तो जाहिर सी बात है इनपुट इंपीडेंस होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे HI। यहाँ देखिए V1 बाई V2 होगा। अगर मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूं, इसको जीरो कर दूं, तो क्या हो जाएगा V1 बाई V2, जो कि होगा रिवर्स वोल्टेज गेन HR। याद होगा आपको। यहाँ देखिए अगर आप इसको डीएक्टिवेट करोगे, सिर्फ आप I2 I1 को देखो, तो ये क्या होगा I2 बाई I1। I2 बाई I1 इज नोन एज फॉरवर्ड करेंट गेन एंड इट इज डिनोटेड बाई HF। और I2 बाई V2 क्या होगा बच्चों, आउटपुट एडमिटेंस एंड इट इज डिनोटेड बाई H0। ठीक है। अब ये पूरा इक्वेशन जिसको मैंने 1112 के फॉर्म में लिखा था, उसको मैंने इन चारों पैरामीटर्स के टर्म में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब इसका हम अब बच्चों हमें इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट को डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को देखते हैं। इक्वेशन 1 है V1 इज इक्वल टू HI1 प्लस HR V2। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन एक वोल्टेज का इक्वेशन है और V1 वोल्टेज दो वोल्टेज में डिवाइड हुआ है। तो सब बच्चे जानते हैं कि वोल्टेज डिवीजन सीरीज सर्किट में होता है। इट मीन्स ये इक्वेशन एक सीरीज सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं V1 वोल्टेज को डिवाइड करूं HI1 प्लस HR V2 में, तो जाहिर सी बात है बच्चों यहाँ पे दो एलिमेंट लगेंगे सीरीज में। अब एक एक टर्म को जरा ध्यान से देखते हैं। HI इंटू I1, भाई HI क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, HI इज द इनपुट इंपीडेंस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमारे पास एक एलिमेंट है, भाई चूंकि इनपुट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1, यहाँ I1 करंट फ्लो कर रहा है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है बच्चों वो है HI1। इसका मतलब पक्का है कि ये कोई इंपीडेंस है या रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या है HI है। तो यहाँ आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है जिसकी वैल्यू होगी HI। अब जरा दूसरे टर्म को गौर करते हैं, दूसरे टर्म पे गौर करते हैं कि यहाँ लिखा है HR इंटू V2। भाई HR इंटू V2, तो अभी हम लोगों ने देखा कि HR क्या है, HR इज द रिवर्स वोल्टेज गेन। रिवर्स वोल्टेज गेन मीन्स ये वोल्टेज का रेशियो है। बात समझ में आई। HR जो है वो क्या है, वोल्टेज का रेशियो है और ये पूरा एक टर्म वोल्टेज है। तो जाहिर सी बात है बच्चों HR V2 एक वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। भाई यहाँ पे करंट का मल्टीप्लीकेशन हुआ रेजिस्टेंस में तो वोल्टेज आ गया, बट यहाँ वोल्टेज खुद ही प्रेजेंट है। ठीक है। और ये पूरा टर्म भी वोल्टेज है, तो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, एक कोई कांस्टेंट होना पड़ेगा जिसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, वोल्टेज गेन है, अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले। इसका मतलब ये जो टर्म है HR V2 एक वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, चुपचाप एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देना है सीरीज में और इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी HR इंटू VI। ये देखिए, ये इक्वेशन 1 से हमने इनपुट साइड का सर्किट डिजाइन कर लिया। अब बारी है इक्वेशन 2 की। तो इक्वेशन 2 सब बच्चे ध्यान से देखें, ये करंट का इक्वेशन है और I2 करंट दो करंट में डिवाइड हुआ है जिसकी वैल्यू है HF I1 प्लस H0 V2। तो भाई करंट किस तरह के सर्किट में डिवाइड होता है, सब बच्चे जानते हैं, पैरेलल सर्किट में। इसका मतलब यहाँ जो आउटपुट साइड में बनेगा, भाई हमारे पास जो करंट है वो है I2। यहाँ देखिए जो करंट है वो क्या है, हमारे पास I2 है और I2 दो करंट में डिवाइड हुआ है। तो निश्चित है कि यहाँ पे हमें पैरेलल सर्किट कनेक्ट करना पड़ेगा, हमें दो ब्रांच निकालनी पड़ेंगी जिसमें HF I1 और H0 V2 एंटर करेगा, या हम बोले I2 जो है इन दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो एक एक टर्म को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों HF I1, करंट को डिवाइड करना है HF इंटू I1 के टर्म में। तो इसका मतलब ये क्या है, ये खुद ही एक वोल्टेज सॉरी करंट सोर्स है। भाई करंट, यहां भी करंट, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक करंट सोर्स बनेगा। भाई अगर हम HF को ध्यान से देखें तो HF भी क्या है, एक फॉरवर्ड करंट गेन है।
फॉरवर्ड करंट गेन का मतलब करंट का रेशियो है, तो निश्चित तौर पे ये वाला जो टर्म है एक करंट सो को रिप्रेजेंट करता है, करंट सोर्स को। इसको जरा ध्यान से देखते हैं, एच नॉट पहले तो इसको हम बनाते हैं। यहाँ बच्चों जो पहला टर्म है एक करंट सो को, करंट सोर्स को शो कर रहा है, तो यहाँ हमने बना लिया है करंट सोर्स, और इसकी वैल्यू है एच एफ इंटू आई वन। एक और यहाँ से ब्रांच बनानी पड़ेगी, ठीक है, और इस ब्रांच में एच नॉट इंटू वी टू जाएगा, और यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज आया है इसको ढंग से बनाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो वोल्टेज आया है वो है V2, ठीक है। तो यहाँ जो करंट आएगा उसकी वैल्यू एच नॉट इंटू वी टू होगी। तो इस एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो V2 है, तो V2 मीन्स वोल्टेज, और यहाँ I2 मीन्स करंट। तो करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन है, जरा हम अलग से देखते हैं इसको। एक तरफ है I2 और इधर है एच नॉट V2। तो बच्चों करंट वोल्टेज का रिलेशन सबको पता होगा, I इक्वल टू होता है V बाई R। तो निश्चित तौर पे 1 बाई एच नॉट जो है वो एक क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो एक इम्पीडेंस होगा, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो जिसकी वैल्यू 1 बाई एच नॉट होगी, 1 बाई एच नॉट। तो आपने देखा दोनों इक्वेशन की मदद से हमने कैसे इस सर्किट को ड्रॉ कर लिया, इस सर्किट को कैसे हमने डिजाइन कर लिया। इस सर्किट को हम बोलते हैं बच्चों एच एग्जैक्ट मॉडल ऑफ एच पैरामीटर, ठीक है। तो देखा मैंने इसको रटा नहीं है, मैंने इस इक्वेशन की मदद से इसको स्केच कर दिया। कौन वोल्टेज का इक्वेशन है, कौन करंट का इक्वेशन है, वोल्टेज का इक्वेशन किस में लगेगा, करंट का इक्वेशन के लिए क्या सर्किट होगा, इस बेसिक कॉन्सेप्ट की मदद से मैंने ये सर्किट डायग्राम को स्केच कर दिया। बात समझ में आई? तो आई होप दैट सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे इस सर्किट डायग्राम को डिजाइन किया हुआ है। अब बच्चों चूंकि हम बीजेटी एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, सब बच्चे जानते हैं कि बीजेटी से जब हम एम्पलीफायर डिजाइन करते हैं तो उसमें हमेशा हम कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को प्रीफर करते हैं। तो अगर इन सारे पैरामीटर्स की टिपिकल वैल्यू कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के लिए देखी जाए, मींस टिपिकल वैल्यू ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो शायद आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि इनपुट इंपीडेंस ऑफ कॉमन एमिटर 1.1 किलो ओम के करीब में होता है। इसकी टिपिकल वैल्यू इतनी होती है 1.1 किलो ओम। बात करें हम फॉरवर्ड करंट गेन की, ये ई में जो सफिक्स लगा रहा हूं वो शो करता है कॉमन एमिटर को। तो एच एफ मीन्स फॉरवर्ड गेन, स्मॉल ई मीन्स कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसकी टिपिकल वैल्यू 50 होती है। रिवर्स वोल्टेज गेन की बात की जाए तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 होती है। एक बच गया आउटपुट एडमिटेंस, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 24 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर पर वोल्ट। तो चारों की टिपिकल वैल्यू को जरा ध्यान से देखिए, और इनमें से ये जो दोनों वैल्यू है वो वेरी स्मॉल है, आप देख रहे हैं, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इनकी वैल्यू वेरी स्मॉल होने के कारण आप इनको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक अप्रोक्सीमेट मॉडल बनाना है तो अप्रोक्सीमेट मॉडल बनाने के लिए कुछ अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, और कुछ अप्रोक्सीमेशन में हमें इन दोनों को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। तो बच्चों एच आर क्या है, एच आर जो है वो वोल्टेज गेन है। यहाँ देखिए एच आर जो है वो वोल्टेज गेन है, और हम इसको जब नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट करने का मतलब हमें नील करना है, नील करने का मतलब इसको हमको जीरो करना है। तो सोचो अगर एच आर जीरो होगा तो एच आर इंटू वी आई भी क्या हो जाएगा, जीरो। फिर ये वोल्टेज सोर्स एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। भाई वोल्टेज जीरो, ये पूरा वोल्टेज सोर्स नील हो गया, जीरो हो गया, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा।
ठीक है, अब बात करते हैं एच नॉट की। एच नॉट भी क्या है, बहुत स्मॉल है। ठीक है, एच नॉट की वैल्यू आप देख रहे हैं कितना स्मॉल है, 24 इंटू 10⁻⁻6 है। तो अगर बच्चों एच नॉट स्मॉल है तो 1/h0 वेरी लार्ज होगा। भाई अगर ये 10⁻⁻6 के रेंज का है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला 10⁻6 के रेंज का होगा, मीन्स मेगा ओम में होगा। और मेगा ओम मीन्स वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई यू कैन नेग्लेक्ट दिस रेजिस्टेंस। तो आपको इस रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करने का सेंस ये है कि आपको इसको रिमूव कर देना है, इसको ओपन कर देना है। तो इसको शॉर्ट और इसको ओपन, तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट मॉडल होगा, अगर हम बात करें बच्चों अप्रोक्सीमेट मॉडल की फॉर कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, तो वो कुछ इस तरीके का बन के आएगा। भाई हमने अप्रोक्सीमेशन में क्या लिया, एच आर ई एंड एच नॉट ई को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। यहां मैं लिख दे रहा हूं फिर से, नेग्लेक्ट करने के बाद ये रेजिस्टेंस तो होगा ही, इसको हमें शॉर्ट करना पड़ेगा और यहाँ करंट सोर्स होगा और यहाँ जो एलिमेंट लगा था उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन। इसको देखिए हमने ओपन कर दिया। इसकी वैल्यू थी एच आई और इसकी वैल्यू थी एच एफ इंटू आई 1। ठीक है, और अगर हम बात करें कॉमन एमीटर की तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इमीटर, ये वाला टर्मिनल पूरा क्या है, इमीटर का है, ये है बेस और ये है कलेक्टर। तो यहां से जो करंट फ्लो करेगा उसका नाम होगा आई बी। और यहाँ भाई जो हमने करंट यहाँ फ्लो कराया था वो क्या था, I1 था। यहाँ देखिए ये I1 था। अब I1 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, IB के इक्वल हो गई। तो आप यहाँ जो I1 आपने लिखा है उसको आप क्या लिख सकते हो, HF इंटू IB। यहाँ पे करंट क्या है, I2 है और I2 अब IC के इक्वल हो जाएगा। बात समझ गए। तो अगर मैं इसको ढंग से बनाऊं तो ये इसको इस तरीके का बन के आता है। यहाँ देखिए आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाना है जिसकी वैल्यू HI होगी और यहाँ आपको एक करंट सोर्स बनाना है और इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे HIE, कॉमन एमीटर के लिए लिख रहे हो ना, HFE इंटू IB। ये हो गया इमीटर, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर। यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो है IB, यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो है IC। तो आई होप दैट बच्चों आपको ये मॉडल समझ में आ गया होगा। ये है एग्जैक्ट मॉडल ऑफ एच पैरामीटर और ये है अप्रोक्सीमेट मॉडल ऑफ एच पैरामीटर। तो फाइनली आपको यही दिमाग में रखना है डिफरेंशियल एम्पलीफायर के एनालिसिस के लिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सर्किट डायग्राम ठीक है भाई, आप अपने माइंड में रटेंगे इसको, बट ये कैसे आता है ये समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने एच पैरामीटर मॉडल बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आरई मॉडल पे डिस्कशन करवाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।